हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। आपको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके कारण? आपके पास में एक बहुत बड़ा अनंत लंबाई का तार है और उस यूनिफॉर्मली चार्ज समरूप आवेशित तार के कारण आपको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं बच्चों, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि रेखीय आवेश की बात कर रहे हो आप, है ना। तो रेखीय आवेश के पास में एक चीज फिक्स है, रेखीय आवेश घनत्व। तो जब आप डेरिवेशन करेंगे तो एक पॉइंट जो आपने पहले डिस्कस किया है कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी में, वो यहां पर आने वाला है। ठीक है, चलो काम करते हैं। पहले तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जल्दी से काम करते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा तार है, उसका एक छोटा सा पोर्शन अपन देख रहे हैं और यहां पर कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो हमने बोला कि ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट की, वो डिस्टेंस R है ना। उस तार से वो डिस्टेंस R मान लिया अपन। फिर क्या किया, इससे कुछ दूरी पर अपन ऊपर की ओर गए और उतनी दूरी नीचे की ओर चले जा रहे हैं। ठीक है, अपन ने DL लेंथ का कोई एलिमेंट कट कर लिया है, डीएल लंबाई का कोई अल्पांश कट कर लिया। अगर डीएल लंबाई है तो उसके पास में जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज मान रहे हैं अपन। ठीक है, ये आर है, इस वाली दूरी को आप एक्स मान लो। ठीक है, इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्शन लिख लेंगे। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, यहां पर पी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना यार, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, यू सीधा। मेरे से सीधी बनी नहीं, लेकिन आप सीधी लाइन लेके जाइएगा। और यहां से देखोगे तो ये भी ऐसा जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई ही होगा। क्यों होगा उसका रीजन बताता हूं। अगर ये एक्स है, ये आर है, तो ये जो दूरी है बच्चों, ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होगी नहीं होगी? और अगर ये एक्स है, ये आर है, तो ये भी दूरी क्या होगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गौर कीजिए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इस वाले थीटा को, सॉरी एंगल को थीटा माना जाए तो ये भी थीटा होगा। इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। आप सभी को पता चल गया होगा, अल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा काम करते हैं। अगर ऐसा कुछ है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, होंगे, है ना। ओ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम क्यों है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब आप पढ़ते हैं, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ, दोनों का चार्ज देखो यार, डी क्यू और डी क्यू, दोनों के कारण डिस्टेंस देखो आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। दोनों चीजें अगर सेम है तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब हमने जब ये काम किया बच्चों, तो हमें ये पता चल रहा है कि इसके कंपोनेंट देखे जा सकते हैं, है ना। तो हमने देखा कि E का थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट होगा E cos थीटा, ऐसे ही इस E का थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट होगा E cos थीटा। पता चल रहा है E cos थीटा दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं साइन वाले कंपोनेंट की, साइन वाला तो समझ रहे हो ना, ई साइन थीटा ऐसा काम करेगा इस वाले का, और इस वाले का ई साइन थीटा नीचे की ओर काम करेगा। कुछ समझ में आया? हम गौर करते हैं कि ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया ई cos थीटा से ही मिलेगा, इसका सम होने वाला है। आप तो सिर्फ डायरेक्शन को गौर कीजिए, आप मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे, डायरेक्शन देखोगे तो ऐसी जा रही है ना। और वो प्लस का चार्ज था इसलिए ऐसी जा रही है। अगर यही चार्ज माइनस का होता तो क्या होता, ये चार्ज माइनस का होता, फिर ये पॉइंट पे यहां पर होता, फिर आपने करंट एलिमेंट यहां लिए, सॉरी करंट एलिमेंट नहीं, चार्ज एलिमेंट यहां लिए, फिर माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरफ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरफ, कंपोनेंट बनते तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, तो E cos थीटा तो इधर काम करता,
है ना। और ई साइन थीटा अभी भी इधर काम करता, ई साइन थीटा इधर और ई साइन थीटा इधर, ई साइन थीटा अभी भी कैंसिल ही होने थे और ई कॉस थीटा इस तरफ काम करता है। तो आप ये देखते कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है। बात समझ में आ रही? मतलब या तो ये रेडियली आउटवर्ड है, त्रिज्यता बहिर्मुखी है, या फिर ये त्रिज्यता अंतःमुखी है। दो ही डायरेक्शन है इसके पास में। वो डिपेंड करता है कि प्लस का चार्ज है तो बाहर की ओर और माइनस का चार्ज है तो अंदर की ओर, इनवर्ट जाएगा। क्लियर है ये बात? लेकिन होगा रेडियली। होगा कैसा? रेडियली। तो डायरेक्शन इसके अंदर, इस पॉइंट में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड इफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव देन इट विल बी रेडियली इनवर्ड। बात समझ में आ गई? चलो, और पॉजिटिव और नेगेटिव को लिखने का तरीका बहुत शानदार है। यहां पर जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक और क्वांटिटी है, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों हम उसकी बात करेंगे, उसको यूज करेंगे, है ना। कैसे वो देखिए, समझिए इस चीज को। तो हम बोल रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अभी मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward when, कब बच्चों? when लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव का मतलब लेस देन जीरो या मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा या जीरो से कम। आंसर है जीरो से ज्यादा, मोर देन जीरो। when lambda is more than zero, लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा हो गया। एंड रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड when, जब नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव को कैसे लिखेंगे? when lambda is less than zero, सिंपल सा, जीरो से कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। हिंदी में इसे लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और बच्चों वो डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाओ तो बहुत बढ़िया, आपके लिए समझने में आसान होगा, लेकिन एग्जाम में ये लाइन जरूर लिखनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यित बहिर्मुखी होगी यदि रेखीय आवेश घनत्व का मान जीरो से अधिक हो, अथवा त्रिज्यते ही अंतःमुखी होगी यदि रेखीय आवेश घनत्व का मान शून्य से कम हो, जीरो से कम हो। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कितना, इसको कैलकुलेट करना जरूरी है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, प्लीज एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा। ठीक है, चल, और अपने नोट्स जो है वो बनाते जाइए बच्चों, चैप्टर एंड पे चल रहा है। हाल ही में मैंने एक न्यूमेरिकल अपलोड किया है, 1.10 वाला एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करेंगे। देखो, अब डायरेक्शन की बात हो चुकी है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास में मान लो कुछ ऐसा, और मैं एक भाग ही यूज कर रहा हूं, वो जो बहुत बड़ा वायर था ना उसका एक भाग अपन ने यूज कर लिया है और पॉजिटिव चार्ज लेकर के काम कर रहे हैं। हम नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से ही काम करते हैं, 99.99% पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे। और आप 12 पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ही लोगे 100% ही हर बार। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज से भी होता है, सेम काम आएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में मान लीजिए एक बहुत बड़ा वायर है, उस वायर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और गाउस का लॉ लगाना है तो आपको उस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। अब ये सोचने वाली बात है, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है
तो आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को एक बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर से एनक्लोज नहीं कर सकते। ऐसा इतना बड़ा सिलेंडर कहां से लेकर गए, मतलब इमेजिन करना है, लेकिन वो भी इमेजिन कैसे करें। तो हमने क्या किया, हमने उसके एक छोटे से पार्ट के लिए काम करना चालू किया, एक छोटे से पार्ट के लिए, कि भैया एक एल लेंथ का वायर ही अज्यूम कर लो आप, और उस एल लेंथ के वायर को एक गाउसियन सरफेस है, और वो सरफेस आपको सामने दिखाई दे रही होगी, मैंने बनाई है अभी, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से क्या कर लिया है, एनक्लोज कर लिया है। उस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की लेंथ कितनी, एल ही होनी चाहिए, जितना चार्ज आपने एनक्लोज किया है उसके अकॉर्डिंग। और इस एल लेंथ के वायर के पास में जो चार्ज है बच्चों, दैट इज क्यू। ठीक है, एल लेंथ के वायर के पास में क्यू चार्ज है। तो यहां पर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, लैम्डा की, तो वो क्या होगी, Q डिवाइडेड बाय L। इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L। हिंदी वाले बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L। ये क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डेरिवेशन में यूज होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ऐसा है, यहां पर इसके तीन पार्ट हैं, किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस के तीन पार्ट होता है, कौन कौन से, एक तो आपको ऊपर एक सर्किल दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा, ऐसा का ऐसा एक नीचे वृत्त दिखाई देगा, दो पार्ट तो वृत्त के हो गए, एक कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो गया। ओहो, मेरे को इस तरफ काम करना था, इसको मिटाना पड़ेगा, लिख लीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व, नहीं तो मैं लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय L, सो Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L। ठीक है, चलिए, तो हमने तीन पार्ट यूज किए, तीन एरिया कट किए, समझ रहे हैं ये सारे एरिया। अब अगर एरिया ये वाला S1 मान लीजिए, इस वाले को S2 मान लो, और इस वाले को S3 मान लो, ठीक है, इन सभी एरिया के पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए, वो तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड ही होना चाहिए, हर एक पॉइंट के ऊपर रेडियली आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स हो गया। अब है बात एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर, ऊपर वाला सर्किल कहां देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा, आंसर है ऐसा, ds। नीचे वाला सर्किल नीचे की तरफ ही देखेगा, तो फिर ds इस तरफ। और कर्व्ड सरफेस कहां की ओर, अगर ये वाली कर्व्ड सरफेस है तो ये ऐसा 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 बाहर देखेगी, देखेगी तो बाहर ही ना, तो ये ऐसा, ds इसका इस तरफ। आप अगर गौर कर पा रहे हैं, S1 के लिए E और ds के मिड का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, S2 के लिए यही एंगल वापस से 90 डिग्री है, लेकिन S3 के लिए ये वाला एंगल बच्चों कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री। एंगल किसके बीच में, E और ds के बीच में। ठीक है, अब आपको फ्लक्स पता है बच्चों, E डॉट ds होता है, या फिर E ds cos थीटा होता है, cos 90 0, मतलब इसके लिए फ्लक्स 0 होगा, यहां पर भी cos 90 बैठेगा, इसके लिए भी फ्लक्स 0 होगा। तो फाइनली अगर देखा जाएगा, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, तो सिर्फ इसी पार्ट के लिए देखा जाएगा। ठीक है ये बात, तो चलिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, डन हुआ, काम करना चालू करें, गाउस का लॉ अप्लाई करें। चलो, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम से, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, अब गाउस के नियम से क्या है भाई, सिंपल सा, गाउस का नियम था फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू समीशन Q या फिर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो था, यहां पे ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है क्योंकि आपने पूरे सिलेंडर को यूज किया है। अब मैं जैसे इसके तीन पार्ट कर दूंगा, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन हट जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना। चलो, तो हम काम कर रहे हैं नेक्स्ट के अंदर, हमने ये क्लोज इंटीग्रेशन हटा दिया, अब इसका पार्ट हो गया S1 ऊपर वाला, फिर S2 नीचे वाला, और फिर S3 साइड वाला। ठीक है, S1 E ds cos थीटा 1, E डॉट ds, E ds cos थीटा होता है, और S1 सरफेस के लिए cos थीटा 1 हो जाएगा।
फिर सेकंड पार्ट समझिए, अगेन ई डॉट डी एस ही है, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा 2 होगा, ठीक है। और कौन सी सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, S2 के लिए, प्लस ई डी एस कॉस थीटा 3 हो जाएगा S3 सरफेस के लिए, इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ये बात तो। चलो व्हाट इज cos थीटा 1, cos थीटा 1 इज cos 90, वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दी, हमने बोला इट इज ई डी एस cos 90 S1 सरफेस। S2 के लिए जल्दी से बताओ, S2 के लिए बताओ कितना है, S2 के लिए अगेन 90 डिग्री एंगल है cos 90, और S3 के लिए भी बता दीजिए ई डी एस cos S3 सरफेस 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। चलिए cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, इन दोनों की रामायण तो हट गई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व होने वाला है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो हमने इस चीज को देखा, मैं थोड़ा सा ऐसा काम कर देता हूं ताकि सारा डेरिवेशन आ जाए। अब हम इस तरफ काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखो भाई एक बार के लिए चैतन्य प्लीज थोड़ा इधर आओ। cos 0 का वैल्यू 1 रखते ही क्या होगा, ई डी एस इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और देखो क्लोज्ड इंटीग्रेशन हटा चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये बात ध्यान में, पता चले यहां गोला लगा दिया, सारी रामायण ही कैंसिल हो जाएगी, 0 नंबर दे देगा आपको। चलिए S3 सरफेस जरूर लिखिएगा। अगर आप देखेंगे S3 सरफेस को, इस वाली सरफेस को, ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों ये R है ना, और इस सरफेस का हर एक पॉइंट लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पर ही होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो सेम है ना, इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ ds का होगा। बात समझ में आ रही है? अब ds का भी क्या होगा, s होगा। अब वो s क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसी भी बेलन के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, आंसर है 2 पाई RH। 2 पाई RH ही यूज करेंगे, बस h देखिएगा, h की जगह l यूज होगा, ठीक है। तो हमने बोला आगे यहां पे काम कर लेता हूं, ये E इंटू 2 पाई R L होगा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिएगा, Q की वैल्यू लैम्डा L होती है, तो हमने लिखा लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। पता चल रहा है, हाँ 2 पाई R का डिवाइड लग गया यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ, एप्सिलॉन नॉट पहले से डिनोमिनेटर में था, आ गया काम। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हमारा डेरिवेशन हो चुका है, अब हम 2 टास्क करेंगे। डेरिवेशन देखो, डायरेक्शन पहले मैं बता चुका हूं, डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर में लिखना चाहिए, एक तो ये। दूसरा, इसे याद रखने लायक फॉर्मेट में भी तो देखें। तो हमने क्या किया, याद रखने के लिए हमने क्या किया वो समझिए। हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपके पास में आए ना 2 पाई R, मैं एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख रहा हूं और R को बाद में लिख रहा हूं, इसे 2/2 से मल्टीप्लाई करवाया। किससे, 2/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट विल बी 4। तो यहां से इसको तो हटा दीजिए, और ये 2 यहां से हट गया, मल्टीप्लाई हो चुका है, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 2 लैम्डा हो जाएगा। क्या यही है, गौर कीजिएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाते के में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। निर्वात के लिए तो वही होगा, वैक्यूम के लिए, है ना। तो हम देख रहे हैं इट विल बी 2 ऐसा का ऐसा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटाए तो ऊपर आया के, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, लैम्डा ऐसा का ऐसा, और नीचे बच रहा है R। यही है क्या, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय R, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, किसी भी समरूप आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय R होता है।
यहां से फैक्ट और समझिए, आप ये देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर एकांक लंबाई पर आवेश ज्यादा होगा, यूनिट लेंथ पर चार्ज ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और ये हम सभी को पता है, चार्ज ज्यादा होने पर, इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता ही है। फिर दूसरा देखिए, आर डिस्टेंस, जैसे जैसे पॉइंट पी दूर जाता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पता चल रहा है। तो ये दो चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। ऑल राइट, वेक्टर पार्ट में डिस्कशन नहीं किया है, वेक्टर मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं वेक्टर में, इन वेक्टर E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये तो ऐसा का ऐसा मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। यहां पे मैं वेक्टर लगा देता हूं। हमने बोलता रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता बहिर्मुखी है, त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो r की डायरेक्शन में ही ना, r की डायरेक्शन में है तो r की डायरेक्शन r का एकांक सदिश, ठीक है, r कैप। कुछ इस तरीके से विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाएगा सदिश रूप में। कौन से रूप में? सदिश रूप में, ठीक है। डन, एकदम डन, ये पता चला। तो एक बार के लिए उतार लो, मैं देख लेता हूं कि ये पूरा स्क्रीन पे आ तो गया ना, पता चले मेरे को वापस से कोई स्टेप रीराइट करनी पड़ेगी। नहीं, ये आ तो गया है। ऑल राइट, ओके, चलिए आगे काम करना चालू करें बच्चों। हाँ, आगे काम करते हैं थोड़ा सा। अब ग्राफ है हमारे पास में, जो मैंने अभी आपको बताया उसके लिए ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, ई और लैम्डा के मिड में जो ग्राफ है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। और दूसरा ग्राफ जो है ई वर्सेस आर है, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ठीक। सबसे पहला डिस्कशन, ई इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हम सभी को पता है, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों के मिड का ग्राफ कैसा जाएगा? ई इस तरफ ले जाइए, लैम्डा इस तरफ ले जाइए, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आप सभी को पता है, रेखीय है ना। फिर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर सिर्फ आर ले रहे हैं यहां पर तो व्युत्क्रमानुपाती अति परवलय ग्राफ लेकर के जाइए, ठीक है। और इसी को ही एक और पैटर्न से यूज किया जाता है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ना। ई और आर की जगह अगर वो 1/r दे दे तो आप देखेंगे 1/r के साथ में तो समानुपाती है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ का पैटर्न ध्यान में रखिएगा, ये ग्राफ का पैटर्न ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तीनों ग्राफ जल्दी से बना लीजिए। बना लिया? अब हम यहां पर दो न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, और ये न्यूमेरिकल वाकई में बहुत अच्छे हैं। पहला न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। पढ़ पा रहे हैं इस न्यूमेरिकल को? हाँ, इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है जो अनंत लंबाई के तार के चारों तरफ क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये कुछ ऐसा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसा मान लीजिए, कुछ इसी तरीके से, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों मास आपको पता होने चाहिए, ये बताने लायक बात नहीं है, वैसे दी हुई है, अपन वो यूज कर लेंगे। हमें यहां पर ये पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही होगा। तो वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ के ऊपर चक्कर लगा रहा है वो 0.1 मीटर का है, मतलब r का वैल्यू जो है वो 10⁻⁻1 मीटर है, ठीक। और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है ये थोड़ा सा पढ़ने लायक बात है, लैम्डा को थोड़ा तरीके से नहीं लिखा इन्होंने, 10⁻⁻6 कुलाम पर मीटर है बच्चों। ये सीबी सेंटीमीटर यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं, वो कुलाम पर मीटर है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। और बोल रहा है कि कितने वेग से सर्कुलेट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से सर्कुलेट कर रहा है, ठीक। अब थोड़ा समझते हैं इस चीज को। अगर ऐसा है बच्चों तो हमें यह पता होना चाहिए, जब भी कोई बिंदु किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल तो काम करेगा ही करेगा, ये बात ध्यान है, तभी वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है।
तभी वो सर्कुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लग रहा होगा अंदर की तरफ, और वही इसको क्या दे रहा है, घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही घुमा रहा है। अब इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स कैसे लगेगा, तो हम बोलते हैं ये प्लस का चार्ज है क्या, ये प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस का चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अंदर की ओर खींचेगा, मतलब इसको एक सर्कुलर पाथ फिर प्रोवाइड करवाएगा। अगर वो चल रहा है तो सर्कुलर पाथ बन पाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वही क्या होगा, आपका विकेंद्रीय बल होगा। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र ही इसको क्या दे रहा है, अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। ये F इज इक्वल्स टू mv² r। ठीक है, और Fe क्या, Fe इज इक्वल्स टू QE, इतना ही है। और QE, Q तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E लिखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भैया, एक रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, दैट इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल। वेलोसिटी देखिए, v² इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाय m। क्लियर हुआ? चलिए, और अगर v ही निकालना है तो इसके क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। Q/m वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे बच्चों को पता होगा 1.76 इंटू 10⁻11 होता है। अदरवाइज आप काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व कर लो। 2 ऐसा का ऐसा, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, लैम्डा का वैल्यू 10⁻⁻6 और Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस वाले केस में तो मत सोल्व करना, वो डायरेक्ट मत लिख देना। क्यों, क्योंकि जिस तरीके का वैल्यू दिया हुआ है ना, उससे ये ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 9 से 9 वैसे ही कट गया, आपको तो सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3.2, और 3.2 का रूट ले लीजिएगा, कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, और ये पावर को सॉल्व कर लोगे, मेरे हिसाब से पावर में तो कहीं कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और वेलोसिटी का जो भी वैल्यू है मीटर पर सेकंड लगा दीजिएगा। ठीक है, पता चला, था सिंपल। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स बनता है वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। चैतन्य साइड में आओ बच्चों, गलत बात, इस तरफ आओ। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक की एक्सरसाइज का 1.22 वाला क्वेश्चन है, और ये बहुत सिंपल है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। क्या बोल रहा है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 2 सेंटीमीटर के ऊपर। पूछ क्या रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व पूछ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला यही, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। आपको लैम्डा पूछ रहा है यार, लैम्डा इज इक्वल्स टू ER डिवाइडेड बाय 2k। E का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो। 2k, 2 तो ऐसा का ऐसा, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, वैल्यू पुट करो, बताओ लैम्डा आएगा नहीं आएगा, और जो भी आएगा कूलाम पर मीटर उसका यूनिट लगा दीजिएगा। ठीक है ये बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। हम अभी बहुत कम न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों, आने वाले वीडियोस में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैं पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स का ही वीडियो बनाऊंगा, वो प्लीज अच्छे से देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। आज के लिए उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।